नमस्कार। फेसबुक के लाइव प्रोग्राम लाइव कैंपस में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लाइव कैंपस में हम प्रतिदिन कुछ नए विषय के साथ आप उपस्थित होते रहते हैं जो कि आपकी जिंदगी से सरोकार होती है। आज कुछ एक इसी विषय पे हम लेकर के विषय आपके पास उपस्थित हो रहे हैं। जैसा कि विषय आपके पास पूर्व में दे दिया है, नाम है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। महिलाओं में तेजी से फैलती हुई इस बीमारी ने इतना बड़ा तय कर लिया है डिस्टेंस कि आज लगभग हर 5 महिलाओं में से एक महिला इस बीमारी से ग्रसित नजर आती है। उम्र की बात करें तो यह बीमारी की अर्ली यंग एज में अब काफी ज्यादा देखी जा रही है। डॉक्टर्स इसे कुछ लोग जेनेटिक मानते हैं और कुछ लोग इसे लाइफस्टाइल डिसीज भी कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल में हो रहे बदलाव की वजह से होती है। इसलिए आज मैंने शहर के 2 विशेषज्ञों को अपने साथ बैठा रखा है। मेरे दाईं तरफ है डॉक्टर शालिनी जैन, रायपुर की प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट है, और मेरे बाएं तरफ है प्रसिद्ध होलिस्टिक अप्रोच होलिस्टिक कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। आप दोनों का अभिनंदन है डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले डॉक्टर शालिनी जैन आपसे आप चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, इस पे जब ये बात करती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिले हो रहा है, इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, कुछ चेहरे में परिवर्तन दिखता है, लोगों में वेट अचानक बढ़ने लगता है। ये कॉमन सिस्टम जो हम लोगों ने आजकल गूगल महाराज आ गए हैं उनके थ्रू देख लेते हैं। कुछ और चीजें जो हम देख रहे थे इसमें एक बात आई कि पीसीओडी और पीसीओएस लगभग लक्षण समान दिखते हैं। सबसे पहला मैं आपसे कहूंगा कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों में कुछ अंतर है या दोनों एक ही चीज है? देखिए, ऐसा है, दोनों वैसे तो टर्म बहुत कॉमनली सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, दोनों लगभग एक ही टर्म है। पीसीओडी मतलब डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक्चुअली ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसिस्टिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। तो इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल लाइफस्टाइल का भी बहुत ज्यादा रोल है, फिर कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस भी होता है, और उसके साथ साथ कुछ जैसे अभी जो एनवायरमेंटल चेंज है, जैसे पेस्टिसाइड वाला खाना हमको मिल रहा है, हर चीज में मिलावट है। जैसे जो मिल्क है उसमें भी A2 मिल्क, A1 मिल्क, और उसमें भी गाय को आर्टिफिशियल तरीके से दूध ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हार्मोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, मतलब डाइट का बहुत ज्यादा रोल है, प्लस एक बहुत ज्यादा रोल जिसे हम कहें स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें जो बॉडी का हार्मोनल मिल्यू है उसको चेंज करती हैं। लाइफस्टाइल तो खराब कर ही रहा है, फिजिकल लेवल पे भी चीजें खराब हो रही हैं, मेंटल लेवल पे भी खराब हो रही हैं, एंडोक्राइन लेवल पे भी जो न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस है हमारी, वो गड़बड़ हो रही है। 2 बातें आपने यहाँ पे की। एक तो पहले आप कह रही है मैडम कि एक जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है जी, यानी हमारा जो खान पान है उसमें मिलावट पैदा हुई है। जी, तो मिलावटी खाद्य पदार्थ एक प्रमुख कारण, वो भी एक कारण, बड़ा कारण पीसीओडी या पीसीओएस का हो सकता है। दूसरा आप कह रहे हैं कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो रहे हैं हार्मोन्स, एंडोक्राइन्स की बात करी। ये जो हार्मोन्स है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश आपका और चाहूंगा कि किस प्रकार के हार्मोन का डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि महिलाएं जहां तक है तो महिलाओं में तो हार्मोन ही हार्मोन्स है जी। तो कौन से प्रकार के आप हार्मोन की बात कर रहे हैं? देखिए, हम एक कॉमनली ये रहता है कि फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है जो उनके शरीर को उनके जैसा बना के रखता है, फीमेल रहता है, और जो मेल्स रहते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रहता है। अब नॉर्मल मेंसेस कैसे होते हैं, किसी भी महिला में शुरू के 14 दिन एक हार्मोन रहेगा, फिर बाद के 14 दिन एक हार्मोन रहेगा, अंडा बनता है बीच में 14 दिन में, और 28 डेज का साइकिल रहता है। तो उसमें शुरू के 14 दिन में एस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेंट रहता है, और फिर बाद के 14 दिन में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डोमिनेंट रहता है। फिर पीरियड्स आ जाते हैं, जो बच्चेदानी की झिल्ली है वो झड़ती है, एंडोमेट्रियल शेडिंग होती है और पीरियड्स आ जाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, सारी चीजें, मीडिया में इतना एक्सपोजर है, चीजें जब बहुत ज्यादा ओवर अवेलेबल हैं सभी के लिए, तो उसके कारण जो प्यूबर्टल डेवलपमेंट है गर्ल्स का, वो भी प्रीमेच्योरली हो रहा है। जो ओवरीज में जो फॉलिकल्स हैं उनकी जो संख्या है वो सुनिश्चित एक रहती है कि इस ओवरी में इतने फॉलिकल्स रहेंगे, इतने अंडे बनेंगे, और इस महिला का मेनोपॉज इतने टाइम पे होगा, और मेनार्की मतलब पीरियड्स आना इस समय पे चालू होंगे।
अब गर्ल्स में अर्ली मेनार्की हो जा रहा है क्योंकि हार्मोनल डिस्टरबेंस बहुत है, पेरेंट्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है मोबाइल के आने के बाद, और इन सब चीजों के कारण उनका सोने का जो स्लीप साइकिल है, मतलब ये इस पे तो हम चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा कि मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि स्लीप साइकिल गड़बड़ हो रहा है जो पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसमें कि हमारा होलिस्टिक रोल बहुत आता है मेडिटेशन और इन सब चीजों का। तो ये सारे डिस्टरबेंस होने की वजह से उनके पीरियड्स, उनका प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आता ही नहीं क्योंकि अंडा बनता ही नहीं। हाँ, क्योंकि यहाँ से एफएसएच और एलएच जो पिट्यूटरी ग्रंथि से सिक्रीट होते हैं ब्रेन से, जो ओवरी को नॉर्मल हार्मोनल मिल्यू बनता है जो इस एज में 12-13 साल में, वो प्रॉपर ही नहीं है, वो पूरा डिस्टर्ब्ड है एक्सेस। तो उस वजह से महिला का ओवरीज मतलब प्रोडक्शन जो है प्रोजेस्टेरोन का, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो ईस्ट्रोजन ही हमेशा बढ़ा हुआ रह रहा है, उस वजह से ही महिला में मोटापा आ रहा है, उस वजह से ही फिर एक्ने आना चालू हो जाता है, हेयर ग्रोथ ज्यादा, और क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन नहीं आता तो पीरियड्स नहीं आते। एक जैसे आपने कहा कि अभी के डेट में मेनार्की जो है बड़ी जल्दी आ रही है, जी, और ये भी एक है कि कॉमन है डॉक्टर साहब कि जब मेंसेस शुरू होते हैं जी तो इरेगुलर भी रहते हैं जी काफी जी, हाँ, लड़कियों में रहता है कि इरेगुलर रहते हैं, और ये भी एक इंडिकेशन पीसीओडी और पीसीएस का कि इरेगुलर मेंसेस होते हैं। वही एज होती है 14-15 साल की, जैसे कि हम इसमें किशोरावस्था कहते हैं, तो एकने निकलने भी चालू होते हैं जी, ग्रोथ होती है तो थोड़ा सा कोई फैट भी होता है। सारे लक्षण जो आप बता रहे हैं ये लक्षण कहीं पीसीओडी के भी है नहीं मैडम? हाँ, अभी ये जो गूगल में हमने देखा जी, काजल हाँ, गूगल इसलिए वो हाँ, गूगल ग्रुप ठीक ठीक, जी जी तो जी, मैंने भी उसी चीज को सर्च करके सोचा तो लक्षण ये मिले। अब मैं कंफ्यूज ये हुआ, जो बातें बता रहे पीसीओडी के लक्षण है या पीसीओएस के लक्षण है, वही लक्षण तो उस एज की भी दिख रहे हैं। तो एक लड़की या वो पेरेंट्स वो कैसे जज करे कि ये सामान्य लक्षण है मेरे बच्चे के ग्रो होने के, या ये डिसीज की ओर जा रहे हैं पीसीओडी या पीसीओएस के? जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत ज्यादा ओवर डायग्नोज हो रहा है पीसीओडी। ऐसा नहीं है, 10 में से 8 गर्ल्स को पीसीओडी डायग्नोज हो रहा है, बट वो पीसीओडी एक्चुअली नहीं है, क्योंकि पीसीओडी के डायग्नोसिस के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। एक क्लिनिकल क्राइटेरिया है जो आपने बोला कि भाई गर्ल्स में अभी ऐसा हो रहा है तो पेरेंट्स कैसे डिफरेंशिएट करें, पेरेंट्स ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, गर्ल्स पैनिक हो जाती हैं, है ना। अब बायोकेमिकल डायग्नोसिस भी एक रहती है जो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू करते हैं, हार्मोनल इवैल्यूएशन करते हैं, और तीसरा रहता है क्राइटेरिया कि हम सोनोग्राफिकली क्या हमारा क्राइटेरिया है। तो जब भी हम सोनोग्राफी करेंगे, मान लीजिए क्लिनिकल क्राइटेरिया प्रेजेंट है, कई बार बायोकेमिकल क्राइटेरिया बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, क्योंकि हार्मोनल इवैल्यूएशन में कुछ हार्मोन्स, जैसे हमको टोटल टेस्टोस्टेरोन करना चाहिए या फ्री टेस्टोस्टेरोन करना चाहिए, तो ये सब सारे लैब्स में अवेलेबल भी नहीं है और वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है गर्ल्स में करने के लिए। तो ऐसे कुछ भी क्राइटेरियाज हैं। तो अभी क्या होता है कि पेशेंट का क्लिनिकल क्राइटेरिया ऐसा है, सोनोग्राफी में ओवरीज में ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारा ज्यादा फॉलिकल है, पॉलीसिस्टिक, मतलब ज्यादा कच्चे फॉलिकल्स हैं, तो उसको पीसीओडी लेबल कर दिया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर महिला को अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो उसको पीसीओडी लेबल किया जाए। मैडम एक इंडिकेशन और भी आया था कि उनको स्वेट्स काफी आते हैं, चिड़चिड़ापन आने लगता है, अनवांटेड हेयर्स जी जो है प्लेसेस पे वो अनवांटेड हेयर है, ये वाकई लक्षण है ये पीसीओडी के? ये पीसीओडी के लक्षण है, और ये अभी हम लोग दोनों चीजों को कई बार हम लोग डिफरेंशिएट नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि ये टीनेज के भी लक्षण है जी। तो इसमें हमको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं मतलब मेरी डॉटर को पीसीओडी, क्योंकि क्या होता है कि ये पीसीओडी वर्ड थोड़े दिन बाद उसके सबकॉन्शियस में चला जाता है, और फिर वो लाइफ लॉन्ग उस सबकॉन्शियस में कैरी करती रहती है कि नहीं आई एम अ डिसीज्ड वुमेन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया हम लोग आजकल प्यूबर्टी में ये क्राइटेरिया करते हैं, क्योंकि ओवरीज बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं तो वो पॉलीसिस्टिक दिखती ही हैं, मल्टीसिस्टिक, तो जरूरी नहीं है कि वो पीसीओडी की गर्ल हो। तो हमको उसको सोनोग्राफी के क्राइटेरिया को हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये 7 to 8 ईयर्स तक आजकल गर्ल्स का ऐसे इरेगुलर है। तो ये क्राइटेरिया हम पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि ये क्राइटेरिया नहीं है कि भाई आप उसको पीसीओडी लेबल कर दो, गर्ल को एकदम शांति से जीने ना दो, एकदम स्ट्रेस में आप भी रहो, और फिर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, इतनी मल्टीपल इश्यूज हैं उसमें, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं क्योंकि बच्चे को डिप्रेशन टाइप का है। ये अभी मीडिया और ये जमाने का दौर ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा हमको कुछ नहीं करके लाइफस्टाइल को चेंज करना है, होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच लेना है, जैसा कि अभी डॉक्टर अनिल बताएंगे भी, और पेरेंट्स को भी बहुत पैनिक करना नहीं और स्ट्रेस नहीं करना है। तो बहुत काउंसलिंग की जरूरत है,
लाइफस्टाइल मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि इस एज में उसका हार्मोनल ग्रोथ हो रहा होता है, बोन्स डेवलप हो रही होती है, तो हम उनको एक्स्ट्रा पिल्स भी नहीं देना चाहते, हार्मोनल पिल्स। जी, मैं मेडिसिन के पार्ट जी पे आऊंगा, जी पर इसके पहले चलिए जो आपने बातें कही कहीं ना कहीं और एक पार्ट हमने देख लिया जी कि कुछ मिलावटी खाना हम खा रहे हैं, इसकी वजह से हो रही है लोगों का। दूसरी बात आप कह रही है कि साइकोलॉजिकली भी है। जी आज लोगों का लाइफ जो है स्ट्रेसफुल हो गया है, जी लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। तो फिर चले दृष्टि से दृष्टिकोण की ओर। डॉक्टर अनिल गुप्ता यहाँ बैठे हैं, पेशे से तो नेत्र चिकित्सक है, लेकिन काफी समय से आप बात करते हो दृष्टिकोण की, होलिस्टिक की ओर। तो डॉक्टर अनिल जी, ये जो अभी डॉक्टर सालवीजन से हमारी बात हो रही थी जिसमें अभी भागीदारी है, मैडम ये कह रही है कि एक तरह तो ठीक है, जेनेटिक मैटर होता है वो कुछ है, लेकिन खान पान एक प्रमुख कारण है। लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा रोल आ गया है जब से हाथ में मोबाइल आ गया है। लोग कंटिन्यू समय गुजार रहे हैं अपने मोबाइल पे, इंटरनेट के ऊपर में, रात भर जगते हैं। मैडम ने इशारा किया है कि यह भी एक कारण पीसीओडी और पीसीएस को हो सकता है। मैं अब आपको ओपिनियन यहाँ पे चाहूंगा एज ए लाइफ स्टाइल कंसल्टेंट डॉक्टर अरविंद। देखिए, शालिनी मैम ने तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। हाँ। मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। डिजीज मतलब किसी एक ऑर्गन से रिलेटेड पार्ट, सिंड्रोम मतलब जब पूरी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए। तो स्टार्टिंग में पीसीओडी होता है, फिर बाद में पीसीओएस ओएस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उससे भी पहले की एक स्टेज होती है जिसे मेडिकल साइंस डायग्नोज नहीं करता, जो अभी शालिनी मैम कह रही थी कि बहुत सारे बच्चों को इरेगुलर मेंसेस आना, है ना, स्वभाव में चेंजेस आना, अनवांटेड हेयर्स आना, इस प्रकार के जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है जो बता रहे हैं कि उस टीनेज में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ठीक नहीं जा रहे हैं। बाद में चाहे वो पीसीओडी में कन्वर्ट हो, चाहे वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो, और या फिर हो सकता है कि पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ना हो, लेकिन स्लोली स्लोली वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है। यानी हमें ये समझना होगा कि डिजीज एक दिन में पैदा नहीं होती, डिजीज स्लोली स्लोली प्रोग्रेशन होती है, और स्लोली स्लोली प्रोग्रेशन होने के लिए मल्टीपल फैक्टोरियल होते हैं, एक फैक्टर नहीं। आज एक फैक्टर नहीं, मल्टीपल फैक्टर प्रेजेंट हैं इस इन्वायरमेंट में, आज के समय में, जिससे कोई भी डिजीज हो सकती है। और टीनेजर्स जिनके पास अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस है, कॉम्पिटिटिव जेलसी है, और भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार के हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत ही स्वाभाविक है। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है और जो फूड है वो अनहेल्दी है। ये क्लियर है ना हम सबको? अब बात यहां ये आती है कि सॉल्यूशन क्या है। मेडिकल साइंस वन ऑफ द बेस्ट किसी भी चीज को डायग्नोज करने का। जैसे शालिनी मैम ने कहा ना कि डायग्नोज अगर करना है तो उसके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, हार्मोनल स्टडीज हैं, सोनोग्राफी है, जिसके अंदर वो फिक्स किए गए हैं, मेडिकल प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। ये जब चार चीजें मिलेंगी तभी हम किसी चीज को पीसीओडी कहेंगे, या उसके बाद ये सिम्टम्स मिलेंगे, ये डायग्नोसिस मिलेंगे तो हम पीसीओएस कहेंगे। लेकिन हम क्यों वेट कर रहे हैं पीसीओडी डेवलप होने का या पीसीओएस डेवलप होने का, जब ऑलरेडी आपको दिखना शुरू हो जाए सिम्टोमेटिकली कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं चल रहा है, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस आ रहा है, मूड चिड़चिड़ापन हो रहा है, बॉडी के जो मेंसेस थे, जो मिनार्की था, समय पे नहीं हो रहा है या पहले हो जा रहा है, या मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, ये सब इंडिकेशन है कि बॉडी के अंदर एक वेलनेस की मोड डिस्टर्ब हो गई है, उसे अब ठीक करने की जरूरत है। और यही कारणों को लेकर कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सर ये आई स्पेशलिस्ट से हॉलिस्टिक की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब मैंने अपने मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी डिजीजेस को देखा, समझा, पेशेंट्स की प्रॉब्लम को समझा, तो समझ में आया कि मेडिकल साइंस डिजीज अप्रोच तो ले रहा है, लेकिन प्रिवेंटिव अप्रोच कैसे होना चाहिए। मेडिकल साइंस एक बहुत अच्छी बात बोलता है, वो कहता है कि डिजीज लाइफस्टाइल की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है। तो मैंने इस बात को समझा कि लाइफस्टाइल की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से, बिल्कुल ठीक बोल रहा है मेडिकल साइंस। लेकिन ये मेडिकल साइंस बोल रहा है तो ये होता कैसे है, मतलब लाइफस्टाइल खराब होने से और स्ट्रेस होने से बॉडी के ऑर्गन में डिजीज कैसे आ जाती है। जैसे कोरोना वायरस आया, पता है हमें कोरोना वायरस लंग्स में अफेक्ट करेगा, उसके एल्विलाई में चेंजेस करेगा और वहां पे पैथोलॉजी डेवलप होगी, ये पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है। लेकिन ये लाइफस्टाइल और मेंटल इमोशनल स्ट्रेस कैसे डिजीज पैदा कर रहा है एंड ऑर्गन में, यहां से मेरी रिसर्च शुरू हुई। मुझे एक सीक्रेट पता चला। ये सीक्रेट है कि बॉडी के अंदर 72,000 एनर्जी वेसल्स हैं,
और ये एनर्जी वेसल्स क्या कैरी करते हैं? लाइफ फोर्स एनर्जी कैरी करते हैं एक एक ऑर्गन के अंदर, जैसे नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ऐसे ही एनर्जी सिस्टम है बॉडी का। लेकिन ये मेटाफिजिकल है, और ये मेटाफिजिकल सिस्टम में जब लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो होती है और जो ब्लॉक हो जाए, तो फिर ऑर्गन की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो डिस्टर्ब होती है। और ऑर्गन की लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो पहली स्टेज जो होती है वो होती है लाइफ फोर्स एनर्जी डिस्टर्बेंस, जहां पर सिम्टम्स नहीं होते या बहुत हल्के सिम्टम होते हैं, और यहां पर मेडिकल साइंस में कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता। अर्ली स्टेज है ये। फिर धीरे धीरे अगर उसके बाद भी लाइफ फोर्स एनर्जी को ठीक नहीं किया जाए तो फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, फिर पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। यानी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब सिम्टम, बायोकेमिकल चेंजेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस जब आएंगे तब मेडिकल साइंस उस डिजीज को डायग्नोज कर पाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि हम पहले ही 2 स्टेज पे प्रिवेंट कर लें। हमें ये समझना होगा ये लाइफ फोर्स एनर्जी कोई फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल बात नहीं है, ये पूरा साइंस है। जैसे ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, थायराइड के लेवल्स होते हैं, हार्मोन्स के लेवल होते हैं, हाइपो या हाइपर होने में प्रॉब्लम होती है, इसी प्रकार से ये लाइफ फोर्स एनर्जी को समझना है। और ये लाइफ फोर्स एनर्जी जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है वो है मेंटल इमोशनल स्ट्रेस। ईज ऑफ लाइफ खत्म होते जा रहा है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। कहीं ना कहीं इमोशंस हेल्दी नहीं रह पा रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं। जो हमें सक्सेस के मायने सिखाए गए हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कैरियर को लेकर क्लैरिटी नहीं है, मुझे किस कैरियर में जाना है, और फैमिली का प्रेशर ज्यादा है, और स्टडी कोर्स जो स्कूल कॉलेजेस में है उसके अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा है, और वो उनकी वजह से और प्रेशराइज फील करते हैं। कई बार तो टीनेजर्स ये समझ ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना है, फैमिली कुछ और चाह रही है, ये कुछ और करना चाह रहा है, लेकिन मजबूरी वश उसे वो सारी स्टडी करनी पड़ती है, और स्टडी बहुत हैवी है, आसान नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो ये सारी चीजें उसके लाइफ फोर्स माइंड को चेंज करती है, और माइंड से लाइफ फोर्स एनर्जी जुड़ी हुई है। मतलब थर्ड लेयर जो है एनर्जी की वो माइंड लेयर है, और फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है। इन दोनों के बीच में ये लाइफ फोर्स एनर्जी चैनल जुड़े हुए हैं। अगर हम इसे ऐसा कहें कि माइंड से बॉडी के बीच में एक वायरिंग बिछी हुई है जिसे हम कहते हैं एनर्जी सिस्टम, और जैसे ही माइंड नेगेटिव इमोशनल स्टेट में जाता है तो ये लाइफ फोर्स एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। दूसरा हुआ, अगर हम फिजिकल बॉडी में ऐसी चीज खा रहे हैं जो लाइफ फोर्स एनर्जी को डैमेज कर रही है, जैसे आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक है, पिज्जा है, बर्गर है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं, वो भी लाइफ फोर्स एनर्जी को कम कर रही हैं। तीसरा, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं वहां पर अगर रेडिएशंस हैं, पॉल्यूशंस हैं, या पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे मैडम ने कहा, ये सारी चीजें भी लाइफ फोर्स एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं। तब यहां से मुझे क्लैरिटी मिली कि मेरी इस रिसर्च से मुझे समझ में आया कि जो बातें मेडिकल साइंस कह रही है वो बातें एनर्जी मेडिसिन भी कहती है, वही बातें हमारे क्वांटम फिजिक्स भी बोल रहा है, क्वांटम बायोलॉजी भी बोल रहा है। यानी ये एनर्जी सिस्टम को हमें समझना होगा। और जैसे मैडम ने कहा कि पीसीओएस या पीसीओडी में पिट्यूटरी हार्मोन का बहुत बड़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहां से एफएसएच और एलएच हार्मोन जो क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस के बियॉन्ड एक ग्लैंड और है जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसे मेडिकल साइंस वेस्टिजियल ग्लैंड कहता है, मैम शायद आपको भी मालूम ही होगा। लेकिन एनर्जी मेडिसिन में, होलिस्टिक मेडिसिन में, या हमारी वैदिक साइंस की किसी की भी बात करें, सबके अंदर पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहां से मेलाटोनिन क्रिएट होता है। बायोरिदम्स जो हैं, सोने का साइकिल, जागने का साइकिल, और हमारे 3 प्रकार के जो रिदम होते हैं, अल्ट्राडियन रिदम, सिरकेडियन रिदम एंड इंट्राडियन रिदम, यानी 24 घंटे का साइकिल, लेस देन 24 घंटे का साइकिल, और 1 महीने का साइकिल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये सारे के सारे हार्मोन पीनियल ग्लैंड से क्रिएट होते हैं, और ये पीनियल ग्लैंड हमारे क्राउन चक्र से जुड़ी हुई है, एनर्जी सेंटर से जुड़ी हुई है। तो क्राउन चक्र स्ट्रेस की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, आज्ञा चक्र स्ट्रेस की वजह से लो एनर्जी स्टेट में जा रहा है, और इन दोनों की वजह से पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये तीनों का डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हार्मोन्स फीमेल के अंदर ज्यादातर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किस में चेंज हो जा रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन की तरफ। यिंग यांग एनर्जी का बैलेंस होना चाहिए, मतलब फीमेल और मेल। लेकिन आज देखने में आ रहा है कि फीमेल के अंदर भी मेल एनर्जी ज्यादा हो रही है। जब भी हम कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, मुझे ये भी पाना है, मुझे वो भी पाना है, यांग एनर्जी का प्रकृति है कि वो एग्रेसिव होती है, वो हमें कॉम्पिटिटिव ड्राइव देती है। तो जब एक मेल कॉम्पिटिटिव ड्राइव में जाएगा तो यिन और यांग 50-50 होना चाहिए हर किसी के अंदर, मेल और फीमेल में। लेकिन उसका यांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा यांग बढ़ेगा
तो उसके अंदर प्राउड ईगो आएगा और उसके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेज वगैरह पैदा होंगी, एलर्जीज वगैरह। फीमेल के अंदर भी वही चीज है, फीमेल अगर कॉम्पिटिटिव और उस तरीके की चीजों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका यांग एनर्जी बढ़ेगा, और यांग बढ़ा तो उस वजह से फिर अगेन वही चीज है कि मस्कुलाइन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल में बहुत कम होना चाहिए वो बढ़ना शुरू हो जाए। और यही कारण है पीसीओडी का पीसीओएस। यही कारण है कि हेयर ग्रोथ बढ़ने लगती है, पूरा बियर्ड पैटर्न आना, टेस्टोस्टेरोन बस का उसमें तो वो अनवांटेड प्लेसेस में जो हेयर उस वजह से एलएच बढ़ने लगता है। और ये सारे कोरिलेशंस, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसका एक बहुत बड़ा थ्योरी है, और ये सारे चीजें मिलके फिर सब सिम्टम्स और ये फिजिकली रेजिस्टेंस भी बोलती है जी के पीछे थोड़ा सा और प्रकाश आप डाल देंगे तो अच्छा होगा। जी जरूर। इसमें दो प्रकार के पीसीओडी होते हैं, एक होता है मोटी महिलाओं में जिसको कि हम ओबेस पीसीओडी कहते हैं, और एक होता है दुबले पतले लोगों में भी जिसे कि हम लीन पीसीओडी कहते हैं। तो इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऑर्गेनिक टाइप ऑफ चीज है जो कि पीसीओडी में जुड़ा हुआ है। तो लीन पीसीओ की महिलाएं जो रहती हैं, पतली दुबली महिलाएं, उनमें जेनेटिक लेवल पे रहती हैं चीजें, या फिर अगर वो लड़की जब गर्भ में थी तो उसकी माँ को डायबिटीज हुआ हो तो वो उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, गट का जो माइक्रो बायोटा है वो चेंज हो जाता है। तो ये सारे फिर उसको जब एडल्टहुड और टीनेज में जाती है वो महिला, तो फिर उसको वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। इस वजह से फिर वो रेजिस्टेंस की वजह से बाकी सारे हार्मोनल चेंजेस ओवरीज में होना, एड्रिनल ग्लैंड में होना, पिट्यूटरी में होना, और उनकी वजह से फिर उनके में इनफर्टिलिटी के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और हम फिर ऐसे पेशेंट्स में हम सजेस्ट करते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कम रहता है तो आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाएं, प्रोटीन्स ज्यादा लें, तो फिर वो ट्रीटमेंट पार्ट का रोल उसमें आता है। मैडम एक चीज और है कि जब किसी को पीसीओडी या पीसीओएस हो रहा है डॉक्टर, तो उस कंडीशन में इतने सारे लक्षण निकल के सामने आते हैं, और बुरा ना माने आप तो मैं डॉक्टरों से बात करता हूँ अलग अलग लोगों पे, और इस मैटर में बात की तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से मैडम के पास गए, गायनेकोलॉजिस्ट है तो उन्होंने एक अपना फिर गायनिक का देखा कि उन्होंने बोला ठीक है आपको प्रॉब्लम हार्मोन्स की तो हार्मोनल थेरेपी दे दी है, उन्होंने दे दी है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दिया है, मेंसेस की ठीक हो जाए। एक ने का प्रॉब्लम आ रहा है ऐसा, आप तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट चली जाती है, डर्मा वाला फिर अपने हिसाब से ऑयल स्किन हो रही है तो कुछ सोप बदल दो, क्रीम लगा दो, एंटी एक्ने ऑइंटमेंट दे दिया। मतलब इस तरह से कई अगर हम उसके मेडिसिन पार्ट को काउंट करते हैं तो कम से कम 7 से 8 प्रकार की मेडिसिन हो जाती है इसको जो खानी पड़ती है। राइट मैडम, खान पान के ऊपर जल्दी डॉक्टर बात नहीं करते जी। एक कड़वा सत्य है हमारे मॉडर्न मेडिसिन का। जैसे भी आपने शुरुआत की और आपने भी और डॉक्टर साहब दोनों ने कहा कि एनर्जी गड़बड़ हो रही, ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, लोगों का खान पान बदला है। यंग एज है मैडम, चटपटा खाने का लोगों का मन करता है, और टीवी और बाहर रखा जो स्टॉल है वो आपको आकर्षित करता है। मोमोज हो, चाउमीन हो या समोसे की महक हो, जबरन रेस्टोरेंट खींच ले जाते हैं, बच्चे खाते हैं। पिज्जा आजकल बहुत चल रहा है, और आप लोग इसी को बोलते हैं कि इसके खाने से भी इस प्रकार की डिसीजेस हो रहे हैं। पेप्सी क्यों रहती है, जब खूबसूरत हीरोइन या हैंडसम हीरो आकर के आपको बोलता है तो आपको तो पीना पड़ता है, और आप फिर मना करते हैं उसको। मोबाइल, आज के बिना मोबाइल को पढ़ते ही नहीं है। अभी ठंड का समय है, बच्चे मोबाइल रजाई के अंदर घुस के मोबाइल में पढ़ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स। अब आप कह रहे हैं कि इन सबसे बीमारियां आती है, तो बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट आप अपने एडोलसेंस पेशेंट जिन्हें कि अभी चालू हो रहा है पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षण, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहती है और कैसे कन्विंस कर पाते हैं? अगर हमारी कुछ यहाँ पे बच्चियां जिन्हें लक्षण दिख रहे हो तो वो भी कन्विंस हो, आप थोड़ा सा ऐसा कुछ बता दें। फिर मैं डॉक्टर साहब को चलूंगा होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। मैं जनरली जब भी मेरे पास कोई एडोलेसेंट गर्ल्स आती हैं तो मैं, उनकी मदर तो रहती हैं, तो सबसे पहले मदर का एंजाइटी लेवल थोड़ा कम करती हूँ। काउंसलिंग पार्ट मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें, क्योंकि थेरेपी में मुझे बहुत ज्यादा कुछ देना नहीं है उसको, गर्ल को, क्योंकि वो हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो लंबे समय तक मैं पिल्स नहीं देना चाहती। जब तक हम 9 मंथ्स या 1 ईयर तक नहीं दें तो उस थेरेपी का बहुत इफेक्ट आता नहीं उसके हार्मोनल उसको अपसेट को ठीक करने के लिए।
तो मेरा 50% मेरा ये कहना रहता है कि आप 50 to 60% ये जो है आप लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे, आपको जो भी डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो कॉस्मेटिक इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अभी उनका पीयर ग्रुप का बहुत प्रेशर रहता है कि ऐसा दिखना है हमको ऐसे सेलिब्रिटी लुक चाहिए, तो ये एक्ने आ रहा है, पिंपल आ रहा है, हेयर आ रहे हैं, तो फिर उनको लेजर कराना है, तो वो उनके लॉन्ग टर्म को साइड इफेक्ट्स को इग्नोर करते हैं और वो 20 जगह जाके इतना फाइनेंशियली भी ड्रेन हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटली भी चीजें गड़बड़ होने लगती हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो स्ट्रेस पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताती हूँ कि भाई स्ट्रेस आप भी अपना कम करो, बच्ची भी कम करे, उसको भी एकदम दिन भर ऐसे पोक मत करो, क्योंकि अभी एडोलेसेंट एज में बहुत सुनते नहीं बच्चे, टीनेज में, तो उनको उनके उस पर छोड़ दो, उनको खुद से जब रियलाइज नहीं होगा, उनकी खुद की कॉन्शियस जब तक नहीं बोलेगी, आप उनको कितना भी मना कर लें कि आप ये ना खाएं बाहर की चीजें, क्योंकि ये सारा जंक फूड जब हमारे गट में जाता है, क्योंकि हमारे गट के लिए ये बना नहीं है ऐसा फूड, जो कि चाइनीज या पाश्चात्य सब इस संस्कृति से आ जरूर गया है, पर इंडियन संस्कृति में इसको तामसिक फूड बोलते हैं, है ना। एक राजसिक फूड होता है, एक सात्विक फूड होता है, तो अभी तो सात्विक तो कहीं रह ही नहीं गया है, जो इस चीज को समझते हैं वो खा रहे हैं, बाकी तो सब राजसिक भी नहीं रह गया है, तामसिक ज्यादा है, फ्रिज में 4-4 दिन रखा हुआ है तो वो तामसिक में परिवर्तन हो जाता है। तो ये फूड का थोड़ा इंटेक कम करें, स्ट्रेस कम करें, थोड़ा एक्टिविटी कुछ भी करें, और सोने का जो सर्केडियन रिदम जो होता है पीनियल ग्लैंड का, मेलाटोनिन जो है वो उसकी वजह से भी बहुत हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारे पीसीओडी की कई दवाइयों के प्रिपरेशंस में मेलाटोनिन रहता है, तो हम उनको कहते हैं कि आप नॉर्मल टाइम पे सोएं, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करें, घर का गर्म खाना खाएं, स्ट्रेस कम लें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, जितना नहीं पढ़ने का स्ट्रेस मत लें, और पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा प्रेशर करके उसको एकदम ऐसे ले पीसीओडी लेबल कर करके ब्रेन में, और एकदम उसको स्ट्रेस में मत डालिए, वो धीरे से उसको समय लगता है, ये कोई 1 डे का प्रोग्राम तो है नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है, तो इसको ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर और 1.5 साल फिर ये धीरे से बेटर होंगी चीजें, क्योंकि गट में जो हम खाते हैं वो फिर अगेन न्यूरो एंडोक्राइन रिलेटेड है, तो फिर वो एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स पे बुरा असर डालता है, जो भी हम खा रहे हैं वो, उससे मोटापा आ रहा है, फिर मोटापे से हार्मोन गड़बड़ हो रहे हैं, फिर पीरियड्स गड़बड़ हो रहे हैं, तो ये पूरा सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, और बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के चक्कर में, क्योंकि एकदम से ठीक नहीं होने वाला एक्ने ना, ये हेयर का इशू एकदम से ठीक होगा, आप इसको काम करते रहें, जैसे हम बोलते हैं ना, धीरे धीरे किसी चीज पे लगे रहें और धीरे से फिर हमको रिजल्ट मिलेगा, तो मेरा ये मैनेजमेंट जब भी कोई एडोलेसेंट लड़की आती है तो ये रहता है। बिल्कुल सही। आप आ गए लाइफ स्टाइल की ओर। डॉक्टर साहब, एक लाइफ स्टाइल जल्दी एकदम से तो नहीं आती है। मैं जब काफी यंग था, ज्यादा बूढ़ा तो नहीं हुआ फिर भी, बट मैं अबाउट अंडर 30 था, तो मुझे एक कंपनी में काम करता, मेरे बॉस ने मुझको एक बार कहा कि मिस्टर पांडे, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि साहब, जिस नरेंद्र पांडे को आप देख रहे हो, उसको 30 साल लगे हैं ऐसा बनने में, इस स्टाइल में आने में, और आप मुझे कहते हो मैं अपना स्टाइल चेंज कर दूं। अब डॉक्टर साहब, आप लोग बोल रहे हो कि वो लाइफ स्टाइल को चेंज कर दे, जिस लाइफ स्टाइल को उसने 20 सालों में बनाया है, वो कैसे चेंज करें? अब लाइफ स्टाइल में आपका मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर शालिनी मैम तो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जो पेशेंट को पॉजिटिव काउंसलिंग करती है, मैं नहीं करता हूँ, मैं नेगेटिव काउंसलिंग करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि देखिए भाई, बहुत चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है, आप सारी चीजें जो जो आप गलत कर रहे हैं करते रहिए, अनहेल्दी खाते रहिए, पिज्जा बर्गर खाते रहिए, जोमेटो को बुलाते रहिए, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक्स, सिगरेट सब लेते रहिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी ले रहे हैं, आप क्या प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम है, और बड़े बड़े डॉक्टर आपके पास में है, कुछ नहीं होगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारी चीजें आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी को डिस्टर्ब करेंगे, और लाइफ फोर्स एनर्जी एक एक ऑर्गन की डिस्टर्ब होते जाएगी, एक एक बीमारियां आते जाएंगी, और जैसा भी आपने खुद ही कहा कि पीसीओडी के लिए सबसे पहले उसको ओवरी से रिलेटेड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, फिर उसको डर्मेटो की प्रॉब्लम होती है तो वो डर्मा वाले के पास भी जाएगा, फिर उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आएगा, फिर वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास भी घूमेगा, फिर मल्टीपल थायराइड और अदर एंडोक्राइन इश्यूज आएंगे तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। तो इसमें डॉक्टर तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, नहीं, साइकी के पास भी जाता है, साइकी के पास भी जाता है, साइकेट्री के पास। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, डॉक्टर अपना अपना काम बिल्कुल बखूबी कर रहे हैं, जो जो सिम्टम दिख रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे। तो मैं एक पर्सन को ये कहता हूं कि देखो ये अप्रोच बिल्कुल सही है और ये 90% लोग ले रहे हैं, आप इस अप्रोच को फॉलो करते रहें। और हाँ, अगर 10% लोगों में आना है तो फिर हमारी अप्रोच फॉलो कर लो, वो है हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ एज ए होल। अब यहां से मैं उसको बस केवल 10 मिनट बिठा के ये हॉलिस्टिक मॉडल समझा देता हूं कि एक आप फिजिकल बॉडी है, इसके बियॉन्ड एक मेंटल बॉडी है, इन दोनों के लेयर में एक लेयर है एनर्जी बॉडी की, और माइंड हमेशा चंचल है, माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है,
उसे जहां जहां ठेला दिखेगा वो गुपचुप खाएगा, जहां जहां उसे वो ऐसा कंटेंट मिलेगा वो उस कंटेंट को देख के अपना टाइम वेस्ट करेगा, अनहेल्दी लाइफस्टाइल करेगा। क्योंकि बिगाड़ने की 99% चीजें सब जगह उपलब्ध हैं, सुधारने वाली 1% चीजें बहुत मुश्किल से उपलब्ध है। माइंड के बियॉन्ड इंटेलेक्ट है फोर्थ लेयर। अगर आप इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट हो गए तो आप माइंड को अपने आप कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो आप माइंड से गवर्न हो रहे हैं या इंटेलेक्ट से, तो मैं उस पर्सन को माइंड के ऊपर ले जाता हूं, इंटेलेक्ट से कनेक्ट कर देता हूं। फिर वो अपने आप समझ जाता है कि ये सब पागलपंथी चल रही है, मुझे इससे दूर आना है। दूसरी चीज मैं उसे क्या सिखा देता हूं कि एनर्जी बॉडी को कैसे आपको ठीक करना है। ये लाइफ फोर्स एनर्जी आपने बिगाड़ ली, एक एक ऑर्गन की लाइफ फोर्स एनर्जी गड़बड़ हो गई। अब मैं उसे सर्टेन टेक्निक सिखाता हूं जहां से उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी ठीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एनर्जी चैनल्स हैं ये ब्लॉक हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल से किए, डाइट से किए, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस से किए। लेकिन जैसे फिजिकल बॉडी में हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोग्राफी करके जान लेते हैं ब्लॉकेज, उसको खोल दिया जाता है, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से ये एनर्जी वेसल्स में एनर्जी को वापस ओपन किया जा सकता है। और ये हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है कि कैसे आपको अपने एनर्जी मेरिडियंस को ओपन करना है। ब्लॉक भी आपने ही किए हैं, ओपन भी आप ही कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है। लोग इतने अनअवेयर जी रहे हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि एनर्जी ब्लॉक होती है और डिजीज ऐसे होती है और फिर एक के बाद डिजीज होंगी। देखिए सिंपल, जब आपकी ये आज्ञा चक्र और ये सहस्रार चक्र ब्लॉक हुआ तो किसके ऊपर इफेक्ट हुआ? सबसे पहले आपके सैक्रल चक्र पर, स्वादिष्ठान चक्र पर, जिससे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम गड़बड़ हुए। अगला उसके ऊपर का चक्र है आपका सोलर प्लेक्सिस, उसकी वजह से आपको डायबिटीज आएगा ही आएगा। उसके ऊपर का चक्र है हार्ट और ये थायराइड। तो ये एक के बाद एक सीक्वेंस अपने आप सारी चीजें क्लियर कर रही है ना। तो हमने ये जो सिस्टम बनाया है एनर्जी सिस्टम, उसको आप समझिए और उसको फॉलो करिए। आप सबसे पहले डिजीज को डायग्नोज करवाइए मेडिकल डॉक्टर से, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए ट्रीटमेंट लीजिए, फिर उसे रिवर्स करने के लिए हमारे पास आइए। और रिवर्स कोई एक दिन में नहीं होगा, कोई बाबा जी का झाड़ा नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। इसमें आपको पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना होगा। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में पर्सन का माइंडसेट चेंज करके उसे इंटेलेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। इंटेलेक्चुअल हो गया पर्सन, अब उसे समझ में आ गया कि मैंने बिगाड़ मैंने खुद है, ठीक मैं खुद करूंगा। फिर उसके बाद हमारा जो साइंटिफिक मॉडल है लाइफस्टाइल कैसे बदला जाए, सिंपल सी बात है। लाइफस्टाइल को बदलने के लिए पहले हम उस पर्सन का प्रकृति एनालिसिस करते हैं। प्रकृति मींस यूनिक साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज और हर पेरेंट्स एज वेल एज टाइम ऑफ बर्थ। ये तो मालूम ही नहीं है किसी को। जब ये पता चल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि मुझे कैसा डाइट चाहिए था, कैसा लाइफस्टाइल करना चाहिए था और कहां कहां गड़बड़ करी। समझ में आ गया, उसकी वजह से विकृति डेवलप हुई है। अगर आप नहीं ठीक करेंगे आगे आगे विकृति बढ़ती जाएगी, डिजीज बढ़ती जाएगी। ठीक कर लिया तो ये विकृति वापस नॉर्मल की तरफ आएगी और आप अपनी ओरिजिनल प्रकृति में आ जाओगे, ओरिजिनल वेलनेस की स्टेट में आ जाओगे। यहां से हो गया उसका क्या चीज? लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद उसे जो एनर्जी सिस्टम है उसे हीलिंग टेक्निक सिखाई जाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं बोलूंगा मैं इसे, ये समझाया जाता है कि माइंड मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, आपको पहले इंटेलेक्ट के साथ जोड़ना है, फिर वो माइंड को मैनेज करेगा। फिर एनर्जी मैनेजमेंट सिखाना है उसे कि एनर्जी को कैसे हैंडल करना है। और ये पूरा विज्ञान, जैसे बीमारियों का विज्ञान जो है, अगर उसे हम पूरा पढ़ेंगे, वो डॉक्टर जैसे हम पढ़ते हैं, शालिनी मैडम ने पढ़ा, मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ा, उन्होंने गायनेकोलॉजी पढ़ा, 10 से 15 साल उनको लगे इन चीजों को पढ़ने में, और अभी भी पढ़ते रहती है, मैं भी पढ़ते रहता हूँ, अपडेट होते रहते हाँ। तो बीमारियों को पढ़ने के लिए एक लाइफ कम पड़ जाती है। अगर आपको सारी बीमारियां जाननी है तो कम से कम 7 जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक है। और हेल्थ अगर समझनी है ना, 3 महीना मैं गारंटी दे रहा हूँ, 3 महीना। इसलिए हमने 3 महीने का कोर्स डेवलप किया है 90 डेज का, जिसमें आप पूरी हेल्थ को जान जाइए। अगर आप हेल्थ को जानेंगे और जानने के बाद हेल्दी रहने के लिए वो सारी चीजें अडॉप्ट करेंगे जो हम सिखाएंगे, फिर आपको डिजीज होगी ही नहीं और डिजीज को जानने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आज भी आप कहां से पढ़ के आइए सब, आप तो डॉक्टर नहीं है, मतलब आप मेडिकल डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप गूगल से पढ़ के आ गए। आप तो ठीक है, क्योंकि आपको तो ये सेशन लेना था, आपकी जानकारी जरूरत थी। लेकिन उसी समय जब गूगल पे व्यक्ति पढ़ के आता है, उसके अंदर ये सिम्टम भी हैं, उसके अंदर और फियर पैदा हो गया, और फिर वो बहुत सारे लोग तो अपना खुद ही इलाज भी शुरू कर देते हैं। तो ये गूगल बाबा या गूगल डॉक्टर से सलाह लेना बंद करिए, बीमारियों के बारे में जानना बंद कीजिए। बीमारियों के लिए डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाएं। अगर कोई बीमारी हो गई है, डायग्नोज करवाएं प्रॉपर वे में। अब डायग्नोज होने के बाद समझिए रूट कॉज कहाँ है, और उसे रिवर्स करने की एक्यूट ट्रीटमेंट लेके डायग्नोसिस करके फिर हमारे पास आए, ताकि हम हेल्थ की तरफ चलें। और दोनों साइड बाय साइड जब हम हाथ मिलाएंगे तभी हम इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच।
बिल्कुल डॉक्टर, धन्यवाद। तो मित्रों, अब आपको ये देखना है कि आप बीमारी से बचाव करना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं। डिसीजन आपका होगा। और याद दिला दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे लाइव कैंपस को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर मत करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है और ऐसे ही वरिष्ठ विशेषज्ञों को ला करके आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हम समय समय पर आपके लिए शहर के जाने माने वरिष्ठ चिकित्सकों को या समाज के उन लोगों को जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की है, उनके अनुभवों को आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। प्रोग्राम लाइफ कैंपस लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। चलते चलते डॉक्टर साहब, एक बात और मैं अब आपसे करूंगा कि सारी बातें हो गई हेल्दी की। अब आपने कहा कि लाइफ स्टाइल में डॉक्टर साहब ने बहुत प्रकाश डाल दिया। फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो कम होती जा रही है, क्योंकि कमरा भी छोटा हो गया, गलियां छोटी हो गई, मैदान बचे नहीं है। तो लोग फिजिकल एक्टिविटी कैसे करें? मैं दोनों साइड से करूं। सबसे पहले तो एक गायनेकोलॉजिस्ट के साइड से लें कि अगर उन्हें पीसीओडी या अन्य जो गायनिक परेशानियां हैं महिलाओं को जो होती हैं, उससे बचाव करके छोटी सी जगह पे वो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं जिनसे वो थोड़ी हेल्दी रह सके। मैं डिसीज को बात नहीं करूंगा, हेल्दी की ओर। जी जी, हमें हमेशा हेल्थ के बारे में ये सोचना चाहिए। हम डिसीज के बारे में सोच के बहुत नेगेटिविटी अंदर अपने ले आते हैं। तो हाउ टू रिमेन हेल्दी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कुछ ज्यादा करने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो थोड़ा स्पोर्ट्स करिए, कुछ अपना नृत्य में इंटरेस्ट है, म्यूजिक है, डांसिंग है, वो करिए, क्योंकि ये सब बहुत पॉजिटिव रोल हमारे ब्रेन के लेवल पे, न्यूरोनल और हार्मोनल लेवल पे डालता है। आप सिंपल घर पे बैठे प्राणायाम, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कपालभाति, कुछ प्राणायाम जो रामदेव बाबा ने बताए हैं, और ये नॉर्मली भी योगा का एक आयाम होता है। योग के 8 आयाम हैं, उनमें से एक आयाम है। तो ये कपालभाति एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे एब्डोमेन के ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, तो ये ओवरीज की भी ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, है ना। तो इसमें जितनी अपनी सारी ग्रंथियां हैं, थायराइड है, एड्रिनल है, सबकी ब्लड सप्लाई बढ़ाता है ओवरीज की। तो ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। पीसीओडी में बटरफ्लाई एक सिंपल छोटा सा आसन है, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, जो कि सैक्रल चक्र के लेवल पे ही अपने को ये बटरफ्लाई और ये काम करता है। ये तो आप अपने कमरे में कर सकते हैं। सिंपल वॉकिंग कर लीजिए आप, है ना, किसी भी गार्डन में जाके सिंपल वॉकिंग कर लीजिए। सुबह नहीं मिलता, शाम को कर लें, साइकिलिंग कर लें, स्विमिंग कर लें। तो ये सब एक रूटीन पे हमको बनाना, उसको हमारे हैबिट में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने माइंडसेट पे लाएंगे तभी हम उसको वो कर पाएंगे। क्योंकि ये मोबाइल की वजह से और ज्यादा एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। ये हम जब तक एक्टिविटीज नहीं करेंगे, हमारे हार्मोन्स अच्छे नहीं होंगे। और ये एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इसका ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण है कि आजकल डिप्रेशन की समस्या बहुत बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज, क्योंकि ये पॉजिटिव हम पे एंडोर्फिन्स और ये क्रिएट करता है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि अभी के युवाओं में जो जिम का क्रेज है और जिम करना है, ये एक्टिविटी मतलब मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी कि इसको आप करें, क्योंकि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा बॉडी मेकअप है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारे जो मांसपेशियां, और इसके लिए हमको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है या बॉडी बिल्डिंग करके हमारा प्रोफेशन वैसा नहीं है, तो उस पर मत जाएं। क्योंकि ये भी आपकी एग्रेशन आप में पैदा करता है, आपकी सूर्य नाड़ी को, ईड़ा नाड़ी जो है उसको उत्तेजित करता है, जो कि सिंपैथेटिक ड्राइव को बॉडी में एक्टिवेट करता है। तो आपको ये नहीं करके, आपको मतलब पैरासिम्पैथेटिक, आपको रिलैक्स मोड में अगर अपने आप को लाना है, स्ट्रेस कम करना है, एंजाइटी को कम करना है, तो आप ये सिंपल योग की ओर अपनाएं। वो ज्यादा आपको हेल्थ देगा, बजाय कि जिम जिसमें कि आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है। और आप सुनते होंगे कि जिम में करते करते ये इसकी डेथ हो गई, या ये स्टेज पे परफॉर्म करते करते इनकी डेथ हो गई। तो इसका मेजर कारण मेरी समझ में ये है। तो ये एक चीज के लिए आप बिल्कुल मत जाइए जिम के लिए। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि जिम बिल्कुल खराब है या लाइट एक्सरसाइज करनी जी, चाहिए। मतलब आप अपने शरीर के अनुरूप, अपने माइंडसेट के अनुरूप आप करिए। ऐसा नहीं कि सब करा रहे हैं, कि आपका फ्रेंड करा रहा है तो आप कराइए। ये सलाह मतलब आंख बंद करके निर्णय ना लें, मेरे कहने का ये मतलब जी। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी है। हालांकि डॉक्टर साहब एक और भी है, समाज में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत से लोग के रोल मॉडल भी होते हैं और आइडियल होते हैं। एक ऐसा प्रोफेशन अभी तक बना हुआ है कि लोग डॉक्टर को फॉलो करते हैं, बाकी चाहे इंजीनियर हो या वकील हो, ये भी पुराने प्रोफेशन है, लेकिन आज भी समाज में उनके एक महत्व है, उनकी बातों को लोग वजनदार समर्थन मानते हैं। एक घटना थी सर, भले मजाक में हुई होगी, जो भी हुआ होगा, मैंने किसी पूछा था तो उसने मतलब बाइक ले रहा था, उसने कहा
अरे यार ऐसा कौन सा डॉक्टर जो दारू नहीं पीता, बिना दारू पिए तो ऑपरेशन नहीं कर सकता, वो भी दारू पी रहा था। तो कहने का मतलब हो सकता है कि इस डॉक्टर को देखा होगा उसने, इसे डिनाई नहीं करते, लेकिन जिस तरह से भी डॉक्टर शालिनी जैन बात कर रही है कि लोगों को योग करने, उनके बातों से लग रहा है कि डॉक्टर शालिनी जैन भी योगा प्राणायाम इन चीजों को दे रही है, कि सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी जब बात हो रही है और आप इसे प्रोत्साहित करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको एक संदेश की ओर ले जाना चाहूंगा उन युवाओं की ओर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एडोलसेंस के खास करके, कि जब आप लोग एक मेडिकल प्रोफेशन में आज से ये चालू किया है, क्योंकि आपने भी कॉम्पिटिशन फेस किया है, कि ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपकी उस एज में भी थी जो आपको लेकर के इतना दूर लाए हैं, यानी ज्ञान अभी चालू हो रहा है बांटना, यह पहले से अपन ये परिवार में करते आए हैं, कि जो इस मुकाम पे आप दोनों आज पहुंचे हैं, क्योंकि बच्चे जिस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, दे आर इन वेरी स्ट्रेस्ड, राइट। तो उस स्ट्रेस को वो दूर कैसे करें, क्योंकि मैं प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं बन पाया, तो हम लोग तो खेलने कूदने वाले थे मैडम, दिन भर खेलते रहते थे, तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आज उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, मोबाइल पे कंटिन्यू लगे रहता है या टीवी को देखते रहते हैं। तो थोड़ा दूर जो आप अभी 9 वर्ष के संदेश में कह रहे डॉक्टर हिल कि अभी समय आ गया है कि फास्टिंग की जाए, डिजिटल फास्टिंग की जाए, तो थोड़ा सा बात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात, समझ बढ़ानी होगी, इंटेलेक्ट की तरफ जुड़ना होगा। जो बॉडी है उसे मूवमेंट चाहिए और माइंड को स्टिलनेस चाहिए। बॉडी बहुत स्लो चल रही है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और जो लेटेस्ट रिसर्च बता रही हैं वो बताती हैं अगर आप 8 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, इक्विवेलेंट टू 20 सिगरेट पीने के जितना हार्म अपनी बॉडी में कर रहे हैं। सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग, सिटिंग इज नेक्स्ट टू स्मोकिंग। दूसरी चीज, माइंड जो हाइपर एक्टिव चल रहा है बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से बॉडी की लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन हो रही है। थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग जो हो रही है, करना क्या है, बॉडी को मूवमेंट देनी है, माइंड को स्टिलनेस देनी है। मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं बोल रहा हूं आपको, सबसे पहला माइंडसेट से चेंज लाइए। माइंडसेट में मतलब अपने इंटेलेक्ट के साथ जुड़िए। 1 घंटा अपने लिए मी टाइम निकालें। मी टाइम, इस मी टाइम में करना क्या है, 20 मिनट का फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब कोई जरूरी नहीं आपके पास बहुत बड़ा स्पेस हो, आप एक छोटे से कमरे में भी एक्सरसाइज, मतलब आपको बॉडी को हिलाना है ताकि आपका लिम्फेटिक चैनल्स ओपन रहे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे और आपका प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक जो एनर्जी वेसल्स हैं उसमें एनर्जी का फ्लो होता रहे। योग हो गया, सूक्ष्म व्यायाम हो गए, डांसिंग हो गया, है ना, प्राणायाम हो गया, आसन हो गया। ये इस प्रकार की चीजें आप छोटे से कमरे में कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन बीच में साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, नेचुरल वॉक हो गया, ब्रिस्क वॉक हो गया, ये सब कर लें। अगर आप 7 दिन नहीं कर पा रहे हैं, संडे का दिन तो फ्री है। इसके साथ साथ ये जो आपने 20 मिनट का फिजिकल वर्कआउट किया, इसमें पसीना आना चाहिए थोड़ा, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो। 10 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्सरसाइज एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। आपको फिजिकल एक्सरसाइज 20 मिनट करनी है और 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें प्राणायाम सिखाए गए हैं। और प्राणायाम सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आपके पास यूट्यूब तो है ना, जो आलतू फालतू चीजें यूट्यूब पे देख रहे हो, 20 मिनट के आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, 10 मिनट का 5 प्रकार के प्राणायाम कर लीजिए और 20 मिनट का मिनिमम मेडिटेशन। कितना मिनट हो गया? 50 मिनट्स हो गया। इस 50 मिनट के बाद 10 मिनट से बैठ के अपने बारे में कॉपी पेन ले और सोचें, अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चन करें, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करें कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, क्यों मैं इस पागलपंथी का शिकार हो रहा हूँ, क्यों मेरी लाइफ में बीमारियां आ रही हैं, मुझे करना क्या है, मैं जीवन में चाहता क्या हूं, हु एम आई, वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट आई शुड डू। ये जो क्वालिटी क्वेश्चंस आप अपने ब्रेन से पूछेंगे, अपने गूगल से पूछेंगे अंदर के, तो क्वालिटी आंसर्स आपके अंदर आएंगे। और जब आप मेडिटेशन करने के बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ब्रह्मांड आपको संदेश देता है कि आपको क्या करना है और आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। यही मेरा छोटा सा मैसेज है। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शालिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज यहाँ पर, विशेषकर न केवल पीसीओडी के बारे में, पीसीएस के बारे में, बाकी इससे रिलेटेड अन्य बीमारियां भी हमने धीरे धीरे कवर कर ली है। लोगों को क्या जरूरत है उस पर भी बात हो गई कि आपको वो चीजें देखने की बहुत जरूरत नहीं है जो टीवी में विज्ञापन के रूप में आती हैं।
या गूगल में जो अनावश्यक प्रस्तुत की गई है। कहते हैं ना कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर सफेद चीज आपके लिए अच्छी भी नहीं होती है, और वो चीज जो दिखाई जा रही है वो आपके लिए फायदेमंद है या आवश्यक नहीं है। डॉक्टर सालनी जी ने जैसे बता ही दिया कि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करना है। आपको मॉडल बनने की जरूरत नहीं है, ना आपको हीरो बनने की जरूरत है, हीरो मतलब एक्टर, और ना ही एक्ट्रेस बनने की जरूरत है कि आपको जिम जाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो। आप अपने छोटे से कमरे में बैठ करके भी डॉक्टर अनिल जी ने और डॉक्टर सालनी जी ने दोनों ने बता दिया कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपके बॉडी के अंदर के लिम्फेटिक सिस्टम और डॉक्टर अनिल जी के होलिस्टिक सिद्धांत के अनुसार से आपकी एनर्जी वेसल्स जो है वो ओपन हो जाने चाहिए। आप अपने खाने में अपने जीभ पे थोड़ा सा कंट्रोल लगाइए और उन चीजों को अवॉइड करिए जो बहुत स्वादिष्ट लगती है, तो आप शायद डॉक्टर सालनी जी इस प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। यानी यही लाइफ स्टाइल में चेंजेस है। डॉक्टर सालनी सही, बिल्कुल तो बहुत बड़ा नहीं है। अक्सर यहाँ पे इस मंच पे जो हमारा लाइफ कैंपस है, हम हर प्रोग्राम में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। जो अक्सर लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज कर, छोटी छोटी से बदलाव है जिंदगी में जिसे आप कर सकते हैं, और वही आपके लाइफ स्टाइल को बढ़िया बना सकता है, लाइफ के साथ स्टाइलिश कर सकता है। इस करते हुए पीसीओडी को हवा ना बनाए, पीसीएस को हवा ना बनाए, या कोई गंभीर बीमारी नहीं है। सही समय पे सही लोगों से सलाह लेकर के और सही क्रियाएं जो यहाँ बताई गई है उसको अपना करके आप इस बीमारी से धीरे धीरे निजात पा सकते हैं। पेरेंट्स पैनिक ना हो और बच्चे स्ट्रेस में ना रहे। तो आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।